गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरएमएस स्टडीज़ के अंदर। मेरा नाम है भरत और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको हज़ारों साल पीछे ले जाएगी। अक्सर हम क्या है कि हिस्ट्री को एक बोझ समझते हैं, तारीखों का ढेर समझते हैं, लेकिन यकीन मानिए इतिहास रटने का नहीं, इंसानियत की कहानी को समझने का विषय है। आज हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की पहली क्लास है, बेसिक क्लास है। आज हम कोई भारी भरकम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इतिहास के उन बुनियादी बातों को समझेंगे जिनके बिना यूपीएससी या फिर किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी अधूरी हो सकती है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, इतिहास असल में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, और जो सभ्यता और संस्कृति, इन दोनों शब्दों में वो बारीक अंतर क्या है जो अक्सर बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। और इतिहास का वो टाइमलाइन जिससे हमें पता चलता है कि आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे, और जो आज हम जो हैं जिन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं, वो हम होमो सैपियंस क्या पहले भी थे, यह वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। इससे तात्पर्य है कि अतीत में घटी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं और निश्चित घटनाओं के विवरण को इतिहास कहते हैं। इसका जो वर्ड मीनिंग है इतिहास का शाब्दिक अर्थ, उसको हम देखते हैं। इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति यानी ऐसा ही, है यानी निश्चित रूप से, और आस यानी हुआ था, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। तो ये था इसका वर्ड मीनिंग। अब हम देखते हैं हिस्ट्री शब्द की क्रिएशन कहाँ से हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई। अंग्रेजी शब्द का हिस्ट्री शब्द मूल रूप से ग्रीक यूनान के अंदर जो है शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया से लिया गया है हिस्टोरिया का अर्थ होता है अनुसंधान या फिर छानबीन या फिर पूछताछ से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूनान के प्रसिद्ध विद्वान हेरोडोटस, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, को इतिहास का पिता कहा जाता है। वाई? उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिका उन्होंने बुक लिखी जिसमें उन्होंने पहली बार व्यवस्थित रूप से घटनाओं का विवरण दिया था। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट नोट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से विभाजित किया है, जिनमें जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट तो है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। इन्होंने पूरे विश्व के इतिहास को 3 कालखंड के अंदर विभाजित किया, जो काफ़ी फेमस है। प्राचीन काल एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकाल यानी मिडिवल पीरियड, और आधुनिक काल यानी मॉडर्न पीरियड। दूसरा है पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने लिखित साक्ष्यों के आधार पर भी इतिहास को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। कौन से है वो? फर्स्ट तो है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। इस काल में कोई लिखित साक्ष्य जो हमें नहीं मिला है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इस कालखंड में जो लिखित साक्ष्य जिस लिपि के अंदर मिले हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कहीं पे चित्राक्षर लिपि मिली है, कहीं पे कीलाक्षर लिपि मिली है। इस टाइप से जो हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। थर्ड है ऐतिहासिक काल। इस कालखंड में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, वह उन्हें पढ़ा भी जा सका, जिसे हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक को मध्यकाल भी कहा जा सकता है, और प्राग ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल भी कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं वो बारीक अंतर सभ्यता और संस्कृति के अंदर, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं।
फर्स्ट तो है डेफिनेशन के आधार पर और वर्ड के आधार पर, वर्ड मीनिंग के आधार पर, परिभाषा और अर्थ के आधार पर देखते हैं। सभ्यता, सभ्यता का अर्थ उन साधनों और कलाओं कौशल से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह मनुष्य के बाह्य स्वरूप और भौतिक प्रगति को दर्शाता है। संस्कृति, संस्कृति का संबंध मनुष्य के बौद्धिक चिंतन, ज्ञान, नीति, आचरण और परंपराओं की उस मानसिक प्रवृत्ति से है जिसका वह सृजन करता है। यह मनुष्य के आंतरिक स्वरूप और आत्मिक उन्नति को दर्शाती है। संस्कृति, आपके आचरण वो होते हैं संस्कृति, और जो आपका बाह्य स्वरूप होता है वो होती है सभ्यता। इसके अंदर ऐसा समझाया गया है। उत्पत्ति और स्वभाव, सभा शब्द से बना सभ्यता शब्द का शाब्दिक अर्थ उन मानव व्यवहारों का ज्ञान अथवा नियम है जिनसे बनकर मनुष्य समाज के सामूहिक जीवन का आचरण करता है। इसमें कानून व्यवस्था और अनुशासन शामिल है। सभ्यता के अंदर संस्कृति, संस्कृति संस्कार शब्द से बना है जिसका अर्थ है शुद्ध होता है। यह मनुष्य के संगीत, साहित्य, धर्म और मूल्यों का एक संचित रूप होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। प्रगति और बदलाव, सभ्यता के अंदर सभ्यता का संबंध मनुष्य की भौतिक प्रगति से है। इसकी तरक्की को मापा जा सकता है। संस्कृति, संस्कृति का संबंध मानसिक और आत्मिक विकास से है। इसमें बदलाव बहुत धीमा होता है संस्कृति के अंदर। अब हम देखते हैं प्रमुख संवत और उनका विवरण, यानी कि जो टाइमलाइन है हिस्ट्री की, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था वहाँ पे जो ईसा मसीह को भगवान का अवतार माना जाता था। तो जब उनका जन्म हुआ तब से एक कैलेंडर जारी किया गया। इसके जो आगे का जो टाइम पीरियड होगा उसे बोलेंगे हम ईस्वी, जो ईसा मसीह के नाम पे नाम रखा गया ईस्वी। और जो इससे पहले के टाइम पीरियड को उसको बोला गया ईसा पूर्व, उसे बोला गया ईसा पूर्व। अब देख लेते हैं कि जो टाइम पीरियड के अंदर हम कुछ ऐड करते हैं, जैसे हमको विक्रम संवत निकालनी है, शक संवत निकालनी है, गुप्त संवत निकालनी है, तो इनमें कौन सा ऐड होता है और कौन सा माइनस होता है। तो फर्स्ट तो देख लेते हैं कि जैसे 2026 चल रहा है और हमें शक संवत निकालनी है या फिर गुप्त संवत निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा कि 2000 जितना 26 है ये 0 से लेकर 2026 तक पहले हम इसको काउंट करेंगे। फिर जो इतना टाइम पीरियड है इसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इतना टाइम पीरियड शक संवत के लिए हमें माइनस करना होगा। और विक्रम संवत के लिए हमें जो 57 ईयर इसके अंदर ऐड करने होंगे। यही खास बात है कि ईसा मसीह के जो इस तरफ जो टाइम पीरियड जो एरो दिख रहा है आपको, इस तरफ तो हमेशा ऐड होता है और इस तरफ हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो जैसे हम इधर बढ़ेंगे ईसा मसीह के जन्म से पहले तब होगा ऐड। जब भी ईसा पूर्व नाम आए, जितना टाइम दे रखा होता है तो जितने जो टाइम अभी चल रहा है उसमें उनको ऐड कर दिया जाता है। जैसे विक्रम संवत अगर निकालनी है हमको तो हमें क्या करना होगा, 57 ईसा पूर्व हमको ऐड करना होगा 2026 के अंदर, तब जाके हम निकाल पाएंगे कि विक्रम संवत कब थी। शक संवत के लिए ऐसा ही है और गुप्त संवत के लिए भी ऐसा ही है। अब हम इनको एक बार देख लेते हैं फटाफट से कि ये जो विक्रम संवत है और शक संवत और गुप्त संवत है इनके बारे में, क्योंकि हम बार बार में बीच बीच में से टॉपिक नहीं उठाएंगे, एकदम कंसिस्टेंसी चलेंगे। कोई मतलब बीच में कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं। विक्रम संवत शुरुआत, इस संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व से मानी जाती है। और जो ईसा पूर्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, बिफोर क्रिस्ट, ये वाला, ठीक है, BCE। अब इसके संस्थापक कौन है,
इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में शुरू किया था। यह चंद्रमा की गति पर आधारित है, जो विक्रम संवत है। शक संवत। शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? इस संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व, जो 78 ईस्वी में मानी जाती है, ना कि ईसा पूर्व के अंदर। इसके संस्थापक को देख लेते हैं। इसका संस्थापक था कुषाण वंश के राजा कनिष्क। कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। अब इसकी विशेषता क्या है? यह 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया और ये किसकी गति पर आधारित होता है? सूर्य की गति पर आधारित होता है। और जैसे कि हम देखते हैं, जैसे 57 BCE, तो इसे बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, ताकि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले की ये बात हो रही है। तो जब हम विक्रम संवत निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि 2026 के अंदर क्या करेंगे, 57 ऐड कर देंगे, तब जाके हमको विक्रम संवत मिल जाएगी। अब जब हम शक संवत निकालेंगे तो क्या करना होगा, 2026 में से 78 वर्ष हमको माइनस करना होगा। गुप्त संवत के अंदर भी ऐसा ही, क्योंकि वो ईसा मसीह के जन्म के बाद में ऐसा हुआ था। तो पहले क्या होगा कि 1-2 बार तो ऐसी प्रॉब्लम होगी, बट बाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तब 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर आपको मतलब समझ में आ जाएगा ठीक से कि क्या मामला है इसका। अब गुप्त संवत को देखते हैं। इसकी शुरुआत 319 से 20 ईस्वी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इनके जो संस्थापक थे वो थे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के समय इसकी शुरुआत की थी। तो कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाता है, MCQs के अंदर ऐसा, कि इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने तो की थी, बट किस टाइम पे की थी? अपने राज्यारोहण के समय या फिर किसी पर मतलब जीत हासिल कर ली थी उसके ऊपर, ऐसा। तो उन्होंने राज्यारोहण के समय अपनी जो इस गुप्त संवत का जो कैलेंडर था उसको शुरू किया था। अब हम देखते हैं मानव का वर्गीकरण। मानव का इतिहास 25 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है। इसका क्रम जो इस टाइप से दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। होमो ऑस्ट्रियोपिथेकस, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 40 से 20 लाख वर्ष पूर्व। होमो इरेक्टस, इसके बाद में पहले सबसे पहले ये थे, फिर होमो इरेक्टस थे, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 19 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। होमो निएंडरथल, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 2.5 लाख से 40,000 के बीच में। और होमो सेपियंस 3 लाख से आज तक होमो सेपियंस को के अंदर माना जाता है। इस टाइम पीरियड के अंदर होमो सेपियंस हुए थे। होमो ऑस्ट्रियोपिथेकस, इनका क्या है, क्वालिटी क्या है इनकी? जो फर्स्ट थे होमो ऑस्ट्रियोपिथेकस, इनकी जाति को आज के मनुष्य के पूर्वज कहते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि होमो ऑस्ट्रियोपिथेकस क्या है या फिर मनुष्य के पूर्वज किसे कहते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन होगा। होमो इरेक्टस, ये ऐसे पहले मानव थे जो दोनों पैरों पर सीधा चलना शुरू किया था। इन्होंने भी ट्राई किया था, बट सीखा इन्होंने। जब ये चलने लग गए तो इन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। होमो इरेक्टस दोनों पैरों पर सीधा चल सकते थे। अब हम देख लेते हैं होमो निएंडरथल, ये क्या है? इन्होंने ही सबसे पहले मृतकों को दफनाने की शुरुआत की थी। ये हथियार बनाना भी जानते थे। होमो सेपियंस, ये सबसे पहले बुद्धिमान मानव कहलाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने भाषा का उपयोगी बर्तन, चित्रकला, खेती और पशुपालन करना भी शुरू किया। चित्रकला के अंदर जैसे अजंता की गुफाएं हमें जो चित्रकारी मिलती है वो होमो सैपियंस की ही मिलती है। अब हम देख लेते हैं बेसिक जो हिस्ट्री का है। इसे हम हिस्ट्री को 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं।
प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को लिखित साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। ऐसा मतलब मैंने खूब जगह ऐसा देखा था कि प्राचीन इतिहास को बता दिया कि प्राचीन इतिहास इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। बट किसके आधार पर? तो लिखित साक्ष्यों के आधार पर। लिखित साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट देख लेते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। इसके अंदर क्या है? प्रागैतिहासिक काल के अंदर पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, जिसके अंदर हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसके अंदर पाषाण युग को देख लेते हैं। इसमें मतलब काफ़ी स्टोरी की तरह अगर आप इसे याद करोगे तो ये काफ़ी इजी तरीके से आसान हो जाएगा आपके लिए समझने के अंदर। तो पाषाण युग के अंदर क्या हुआ था? इस कालखंड में मनुष्य बड़े पत्थरों और भद्दे उपकरणों का प्रयोग करता था। भद्दे मतलब जिनकी कोई आकृति ना हो, जैसे कि अगर कोई जानवर अगर सामने आ गया तो उसने जैसा भी पत्थर मिला उसको उसने उठा के उसके ऊपर मार दिया। कई बार ऐसा भी हो कि उससे उठा भी नहीं, तो ऐसे भद्दे उपकरणों का प्रयोग करते थे वो, जैसे चॉपर, चॉपिंग, वो काफ़ी उनके यूज़फुल इक्विपमेंट्स थे। इसी कालखंड में मनुष्य ने आग की खोज की थी। आग की सिर्फ खोज की थी कि पत्थर से पत्थर जो टकराने पर जो चिंगारी उत्पन्न होती है उसकी, जो मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस कालखंड का मनुष्य मुख्य रूप से खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब होता है ओनली डिपेंडेड ऑन फूड पे, मतलब उसे कैसे भी करके खाना चाहिए, चाहे उसे किसी को मारना हो, कुछ भी करना हो, बट उसे खाना चाहिए। खानाबदोश मतलब अपने स्वार्थ के लिए जीना, अर्थात उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। अपने जीवन यापन हेतु शिकार पर निर्भर रहता था। मनुष्य के जीवन में सभी ज़रूरतों के लिए, जैसे शिकार करना, अपनी रक्षा, सभी तरह से पत्थर के उपकरणों जैसे बैडोल बिना आकृति का आदि पर निर्भर रहता था। अब देख लेते हैं मध्यपाषाण युग। मध्यपाषाण युग के अंदर क्या है? यह पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच में एक संक्रमण काल था, जहां मानव धीरे धीरे विकास की ओर सन्मुख हुआ। आकार में कमी। इस काल में पत्थर के औजारों का आकार बहुत छोटा, नुकीला और बारीक हो गया था। मतलब पहले पाषाण काल के अंदर मोटे पत्थर थे, इस टाइम पे थोड़े कम आकृति के पत्थर मिले। आकार में कमी। इस काल में पत्थर के औजारों का बहुत छोटा, नुकीला और बारीक हो गया था, इसलिए इन्हें लघु पाषाण भी कहा जाता है। अब मनुष्यों के लिए छोटे जानवरों का शिकार करना आसान हो गया था, क्योंकि वो छोटे जितने भी लघु पाषाण थे उनको वो ढो सकते थे, उनको ले जा सकते थे अपने आसपास, अपने साथ में। इसी कालखंड के अंदर मध्य पाषाण युग का सबसे इम्पॉर्टेंट बदलाव क्या हुआ कि इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि मनुष्य ने इसी काल में पशुपालन की शुरुआत की। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोड़ था, जहाँ से पशुपालन जब शुरू हुआ उसी के बाद में कृषि का भी विकास शुरू हुआ। नोट: भारत में इसके सबसे पहले साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से मिलते हैं। तो ये इनके साक्ष्य के हमें प्रमाण मिलते हैं आदमगढ़ और बागोर से। मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला कुत्ता, पशु पालतू कुत्ता जो कुत्ता था, इसके अंदर कला जो मध्य पाषाण युग के अंदर शुरू हुई थी। इस कालखंड में मानव ने गुफाओं में चित्रकारी की। तो भीमबेटका की गुफाओं के चित्र इसका एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं नवपाषाण युग। यह काल मानव इतिहास का एक क्रांतिकारी युग था, क्योंकि यहाँ इंसान उपभोक्ता से उत्पादक बन गया था। क्योंकि जब पशुपालन शुरू हुआ तो उसी के बाद में कृषि का भी इन्वेंशन हुआ। नवपाषाण काल की सबसे क्रांतिकारी खोज खेती थी। जब मानव इंसान ने अनाज उगाना शुरू किया तो फसल की देखभाल के लिए उसे स्थायी निवास की आवश्यकता हुई। यहीं से मानव का स्थायी जीवन शुरू हुआ। मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के पुराने साक्ष्य मिले, जो कि सबसे पुराने साक्ष्य माने जाते हैं। लगभग
7,000 से 8,000 वर्ष पूर्व माना जाता है इनका साक्ष्य प्राप्त होना। औजार, इस काल में पत्थरों के औजारों को घिसकर चमकदार और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। ये सबसे पहले औजारों की तुलना में हल्के व खेती में काम आने योग्य थे, जिनमें कुल्हाड़ी, हंसिया थे। इसी टाइम के अंदर पहिए का भी आविष्कार हुआ। इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ, जिसने इंसानों के परिवहन और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को बहुत आसान बना दिया। इसी काल के अंदर आग का संपूर्ण ज्ञान भी मिला। इस काल में इंसान ने आग पर पूरा नियंत्रण पा लिया था, मतलब आग के बारे में उनको संपूर्ण जानकारी हो गई थी, वो कैसे क्रिएट होती है, कैसे उसको बुझाना है, एक्सेट्रा। उस समय के मानव इसका प्रयोग खाना पकाने व रोशनी करने हेतु किया करते थे। कई बार जो जानवर थे, हिंसक जानवर, उनको भगाने के अंदर भी उनका यूज़ करते थे वो आग को दिखाने से, क्योंकि अंधेरे के अंदर एक जो येलो टॉर्च होती है वो उनसे रक्षा भी करते थे आग से। पाषाण काल, इनके अंदर नोट के अंदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने उनके अंदर ऐड नहीं किए थे तो अब कर रहा हूँ। तमिलनाडु के पल्लवरम या अतिरपक्कम में हस्तकुटार की खोज की गई थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड, जिन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का पिता भी कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को। मध्य पाषाण काल के अंदर राजस्थान के बागौर को भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। इसमें मध्य प्रदेश का आदमगढ़ भी शामिल है। वही उत्तर प्रदेश सराय नाहर राय और महदहा मध्य पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ से उनके रहने के स्थान और जानवर की जली हुई हड्डियाँ मिली, जिससे ये साक्ष्य मिलता है कि वो मतलब खानाबदोश ही थे मध्य पाषाण काल के अंदर। वो जानवरों को मतलब जला के फिर खाते थे। नवपाषाण काल, बुर्ज होम व गुफराल कश्मीर के अंदर है। यहाँ के लोग गर्त आवास यानी ज़मीन के अंदर घर बनाकर रहते थे ताकि ठंड से बचा जा सके। यहीं पर कब्रों में मालिकों के साथ उनके पालतू कुत्तों को दफनाने के भी साक्ष्य यहीं से मिले, बुर्ज होम और गुफकराल में। कोलिडवा के अंदर जो यूपी के अंदर है, यहाँ से दुनिया में सबसे पहली बार चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। चिरांद, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्थल है नवपाषाण युग का ही, यहाँ हिरण के सींगों से बने औजारों व कलाकृतियाँ मिली हैं। तो ये था हमारा प्रागैतिहासिक काल, जिसे हमने डिवाइड करके देख लिया है पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अंदर। और आज के लिए इतना ही है। और हमने बेसिक जो हिस्ट्री की जो चीज़ें थी उनको हमने देखा है। और अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि हिस्ट्री की जो बेसिक एनसीईआरटी की है उनमें मैंने इन टॉपिक्स को कवर किया है। अगली वीडियो के अंदर भी बेसिक ही आएगा, मतलब ये भी बेसिक ही चल रहा है। कोई ज़्यादा हमने, अगर आपको लगा हो ऐसा तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, बट ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि इसके अंदर कुछ डिफ़िकल्ट था। अभी हमने चैप्टर शुरू ही नहीं किए। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। अभी ये तो अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक ही पढ़ेंगे। 2 दिन से एक क्लास आएगी, आराम से नोट्स बनाओ और उनको एक बार रिवाइज़ कर लो दिन में, सिर्फ एक बार, और फिर वीक में एक बार कर लो, और फिर मंथ में एक बार कर लो, तो एक कवर हो जाएंगे। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।